नहीं नहीं, वो आपका ऐसे ही श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरु के ऊपर, तभी हम सीख। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उस छोटे बच्चे को मम्मा ये कहती है कि उसके दोस्त उसको ड्रैगन से डरा देते हैं। जब ड्रैगन से डराते हैं तो घर आके वो ड्रैगन से डरता है, तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हारे पापा ड्रैगन को मार देंगे। तो इस विश्वास के साथ वो बच्चा बड़ा हो जाता है। जब वो 15-16 साल का होता है, तो कहता है यार पापा को रोज मम्मी डांटती है, इनसे मक्खी ना मरे, ड्रैगन को तो ये क्या मारेंगे। तो उसको समझ में आता है कि तो ड्रैगन को क्या मक्खी नहीं मार सकते, और मैं तो इस बिलीफ के साथ बड़ा हुआ कि ड्रैगन को मार देंगे। तो शिष्य का गुरु के प्रति जो बिलीफ है ना, ये श्रद्धा ही उसके चेतन में ये विद्या के बीज बोता है। जब वो रजत जी की तरह, मिलिंद जी की तरह बड़ा हो जाता है, तो उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं, गुरुजी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही जानते थे, मगर आपको शुरू में ऐसा मानना है, जानना है कि हाँ नहीं, गुरुजी को तो सब कुछ आता है। जीवन में ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। सर और एक छोटी मेरी, सी बात कहूँ। हाँ हाँ मिलिंद जी बताइए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपसे हमने जब सीखना शुरू किया, तो उसके बाद किसी और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही कभी मन हुआ, और ना ही कभी होगा। जब से मैंने आपसे सीखना शुरू किया है, उसके बाद मैंने आज तक किसी और का न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का ना कोई चैनल देखा है, ना कोई रेफरेंस लिया है, सिर्फ और सिर्फ रजत जी के सिवा। ये आप लोग ना थोड़ा देख लिया करें इधर उधर भी, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे कभी देखता हूँ ना वीडियो, या मैं और कंवर कई बार रिसर्च करते रहते हैं, तो जब मैं सुनता हूँ तो मुझे मतलब जेन्युइनली ये लगता है कि मुझे शायद न्यूरोलॉजी आती नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या बातें बताते रहते हैं। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ सच में कि ये सब तो मुझे तो पता नहीं है, ये सब बता रहे हैं। तो आप लोग इधर उधर भी देख लिया करो, और आपको कोई अपडेट अगर नजर आए तो मुझे बताना है कि नहीं आजकल ऐसा ऐसा चल रहा है। मेरी ये इच्छा है, ये आशीर्वाद है कि आप लोग भी इस लेवल के न्यूमरोलॉजिस्ट बने। कंवर से जब मैं कहता हूँ कि कंवर मुझे 2 दिन के अंदर ये सारी जो विद्या है ना एक पैकेट में चाहिए, तो कंवर मुझे जो लिख के देते हैं 2 पेज में, मैं देखता हूँ कि इसमें सब कुछ लिख दिया इन्होंने। इन लोगों ने न्यूमरोलॉजी को एक ऑप्शन की तरह नहीं लिया, एक दीवानगी की तरह लिया है। तो जब आप उस वो आपका पैशन बन जाता है, आप उसमें चमत्कार कर जाएंगे। और मैं इस चमत्कार की उम्मीद आपसे सबसे करता हूं कि आप एक दिन ये चमत्कार करें। और जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो मैं कहीं से इस बात को लेकर खुश हूं कि मैंने तो ABCD 26 अल्फाबेट ही लिखे थे, आप लोगों ने क्या बना डाला इससे। तो काबिलियत आप सबकी है, और उस काबिलियत पे आपको खरा उतरना है। तो इस ग्रुप में जुड़ने का एक जो बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप बीच बीच में ना ये सारे लोग जो हैं, ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर लेंगे आपका, जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपको रजत जी पढ़ाएंगे। और जब आप पढ़ेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी को, तो आपको ये अनुभव होगा कि पूरी न्यूमरोलॉजी से बड़ा तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। तो जिस प्रकार से इसको पढ़ाते हैं, आप ये अनुभव करेंगे कि ये तो जैसे जीवन में मोबाइल इतना ज्यादा आज की तारीख में आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को उन्होंने किस लेवल तक एक्सप्लोर किया है, वो आपके लिए आपको कहीं मिलेगी ही नहीं, वो रिसर्च जो उनके पास है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो अपना एग्जिस्टेंस है, जो यूनिवर्स है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? नंबर्स है। सब कुछ क्वांटिटेटिव है यहाँ पे। प्लेनेट्स, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, कितने दिन में राउंड लेते हैं, क्या उनका डायमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट्स क्या है, गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस क्या है। और प्रोबेबली ऐसी कोई कल्चर होगी जिसे यूनिवर्स की डायमेंशन भी पता होंगी, और वो किस रेट से इन्फ्लेट हो रहा है उसका भी पता होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जो यूनिवर्स है वो वस्तुत है, माँ के गर्भ में पल रहा एक बच्चा था, जिसे आप बिग बैंग कहते हैं, वो कंसेप्शन है। जाइगोट का जब कंसेप्शन होता है, बिल्कुल बिग बैंग की तरह, जैसे वूम में होता है। फिर उसके बाद जो आप कहते हैं ना एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, वो इसलिए क्योंकि बच्चा अभी 16 साल से कम आयु का है, तो उसके शरीर में पूरी तरह वृद्धि हो रही है। तो यूनिवर्स बेसिकली हम एक किसी ब्रह्मा के शरीर में है, और हमें लगता है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, मगर हर चीज की एक आयु, एक माप है, और वो नंबर्स की फॉर्म में होती है। सो नंबर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपको नंबर्स के रहस्य समझ में आ गए, मिस्ट्री ऑफ नंबर समझ में आ गई, आप इस यूनिवर्स को डिकोड भी कर सकते हैं। मैं आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था की बात कर रहा हूं।
केवल लोगों को ये बताना कि तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, तुम्हारा अच्छा टाइम कब चल रहा है, मुहूर्त कब है, इसके बियॉन्ड नंबर्स आपको मोक्ष तक लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उनकी मिस्ट्री, उनके मैसेज को समझें। जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया था कि 936 जो नंबर्स हैं वो बाकी नंबर को अपने में मिक्स नहीं करते, और ये कॉस्मिक नंबर है, ब्रह्मा विष्णु शिवा के नंबर हैं ये। इनको रजत जी ने जैसे आत्मसात किया है, और रजत जी इसको नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। 369 को उन्होंने पूरी एक स्क्रिप्ट इसकी अलग से ही कर बना दी। तो 369 का आप समझ लें कि इनका महत्व बहुत ही ज्यादा है। आप 9 को 3 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या इन्हें आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये कभी भी आपको 369 के बियॉन्ड कोई नंबर नहीं देंगे। तो 9 को जब आप डिफरेंट नंबर में डिवाइड करेंगे, तो 9 को 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, जो टोटल 36 आता है, और 36 से फिर 9 आ जाता है। तो बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो 9 का एक्सपेंशन है, और इसमें भी 9 के जो सहयोगी हैं 3 एंड 6 है। 3, 6 एंड 9 जिन्हें 639 भी लिखा जाता है या 963 लिखा जाता है। 3 पहले और 6 बाद में, उसका कारण है जो आगे जाके बताएंगे। तो न्यूमरोलॉजी का जो पहला लेसन है वो ये कि 369 आर द डिवाइन नंबर्स, और इनको हमेशा ज्यादा सम्मान देना है, इनका कॉम्बिनेशन अलग से देखना है हमेशा। एडवांस न्यूमरोलॉजी में जब भी किसी का ग्रिड देखना है, फोन नंबर देखना है, नेम देखना है, प्रयत्न करें कि 369 तीनों प्रेजेंट हो। तीनों प्रेजेंट है तो एक अलग से आशीर्वाद हो जाता है किसी के भी ग्रिड में, जो उस आशीर्वाद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो 369 की सबसे पहले बात हुई न्यूमरोलॉजी में। फिर इसके बाद जो ये वाली स्लाइड है, इसमें देखिए ध्यान से आप कि नंबर 1 को किससे दिखाते हैं? नंबर 1 को दिखाते हैं सन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 का एसोसिएटेड प्लेनेट कौन है? सन है। और ये हमारे अस्तित्व में क्या है? ये सेल्फ है, ये हम खुद हैं, ये हमारी आत्मा है। सन से मतलब द किंग, द सोल, द सेल्फ। जो दूसरा अंक है, जो दूसरा नंबर है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मून से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है, मून का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से इनडायरेक्टली मून चमकता है, सूरज की गर्मी को शीतलता में बदल के हम लोगों तक उस समय पहुंचाता है जब सूर्य नहीं होते। इसलिए चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और इसे किससे दिखाते हैं? इमोशन से। जैसे मन हर समय बदलता रहता है, वैसे ही चंद्रमा भी हमेशा बदलता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस में आता रहता है। तो दूसरे नंबर को, 2 नंबर को मून से दिखाते हैं। मून का मतलब माइंड है, और माइंड का मतलब यहाँ पे उस दिमाग से नहीं है जो मरकरी की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की। जब मैं माइंड कहता हूं मून को, तो ये केवल इमोशनल पार्ट है, लॉजिकल पार्ट नहीं है माइंड का, फिजिकल पार्ट नहीं है। जब इमोशंस की बात करें तो नंबर 2 की बात करें। नंबर 3 क्या है? जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जुपिटर क्या है? गुरु है, मेंटोर है, आपकी वो विजडम है जो आपको सही गलत का फर्क बताती है। जानवरों में वो क्लैरिटी नहीं होती, वो जहां उन्हें हरा घास दिखेगा वहां चर लेंगे, जहां थोड़ा सा लालच दिखेगा चले जाएंगे। मगर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन के अंदर नेचर ने जैसे दी है, तो वो 3 नंबर जुपिटर से आती है। गुरु का नंबर है। हमारे दोनों कंधों पे हमेशा 2 एंजल्स बैठे होते हैं, देवदूत बैठे होते हैं, जो ईश्वर की तरफ से हमें प्रदान किए गए हैं।
आप देखते हैं कि कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, बाल बाल बच गए, पैसे खत्म होने वाले थे, अचानक कहीं से आ गए, कोई आ गया समय पे जो आपको बचा रहा है। रात में किसी जगह रास्ता भटक गए, कोई रास्ता बताने आ गया, जबकि लोग कहते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं आता है। आप परेशानी में थे, वहां पे कोई अचानक से गाड़ी या रिक्शा लेके आया, आपको घर छोड़ आया, आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन था। ये जो एंजल्स आपके हैं, जो आपकी हर पल मदद करते हैं, जिनका आपको हर समय थैंक्स कहना चाहिए, उन्हें गुरु से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपकी विजडम है। जो 5 नंबर है वो मरकरी का नंबर है, बुध का प्लेनेट है। और बुध और बुद्धि हमारे यहाँ पे किस चीज के लिए यूज करते हैं? इंटेलेक्ट के लिए यूज करते हैं। और इंटेलेक्ट में भी ये कौन सा पार्ट है? कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो दूसरों से? वाणी से करते हो, आंखों से करते हो, बॉडी लैंग्वेज से करते हो, मुस्कुरा के करते हो, गुस्सा करके करते हो। सारी भावनाएं मरकरी की भावनाएं हैं। इसे मरकरी क्यों कहते हैं? क्योंकि पारे को आप देखिए, आप किसी भी बोतल में लीजिए तो भारी होता है, उसे बाहर छोड़ दीजिए तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, मगर दोबारा से फिर इकट्ठा कर लीजिए तो वो चिपकता नहीं है किसी चीज से, और वापस फिर उसी फॉर्म में आ जाता है। मरकरी से प्रभावित जो लोग होते हैं, 5 नंबर वाले, वो किसी भी स्थिति में टूटते नहीं है, दोबारा से खड़े हो जाते हैं और चंचल होते हैं। इसीलिए इसको मरकरी भी कहा जाता है इंग्लिश में। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, प्रेम का नंबर है, अपनेपन का नंबर है, परिवार का नंबर है, समर्पण, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास का नंबर है। वीनस से ज्यादा सुंदर कोई नंबर नहीं है। 6 नंबर सुकुमार नंबर है न्यूमरोलॉजी का। हर आदमी इसको चाहता है आजकल, डिवोशन की फॉर्म में नहीं चाहता तो पैसे और लग्जरी की फॉर्म में चाहता है। मगर सिंगल लाइन की बात करें, सिंगल वर्ड की बात करें, तो 6 का मतलब है बिलोंगिंगनेस। परिवार के लिए, मित्रों के लिए, पूरे विश्व के लिए जो आपके मन में अपनापन की भावना है, वो कौन देता है? वीनस देता है। वीनस ना हो तो आदमी रोबोट बन जाए। रोबोट में आप इंटेलिजेंस डाल सकते हो, मोशन डाल सकते हो, मगर जो बिलोंगिंगनेस है, जो इमोशंस है, वो डालने मुश्किल है। इसीलिए 2 इमोशंस को बताता है, 6 बिलोंगिंगनेस को बताता है। एक ही फैमिली के नंबर है 2 एंड 6। 8 नंबर की अगर बात करें तो सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है, एक्शन का नंबर है, कर्म का नंबर है, कुछ ना कुछ करते रहने का है। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये कर्म करने का नंबर है। करते जाइए, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे तो दुखी होंगे, नहीं तो कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सफल हो गए तो आनंद मिलेगा, सफलता मिल गई। नहीं सफल हुए तो आप या तो अर्न करेंगे या लर्न करेंगे। लर्न करते रहिए, एक्शंस को इंप्रूव करिए, फिर दोबारा से करिए, एक दिन सफल हो जाएंगे। देर लगती है कर्म में सफल होने में, कर्म के रास्ते पे, मगर सफलता जरूर मिलती है। सैटर्न यही मैसेज हमें देता है। अपना मोटिव ठीक रखेंगे कर्म में। कर्म के पीछे इंटेंशन की भावना होती है। एक आदमी बंदूक लेके किसी को मार रहा है तो पूरे इस कर्म के लिए हो सकता है उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, इस कर्म के लिए हो सकता है कि उसको जीवन भर जेल में रहना पड़े। और एक आदमी बंदूक लेके किसी को मार देता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है। एक्शन में फर्क नहीं है, किस चीज में फर्क है? मोटिव में फर्क है। और वो मोटिव कौन बताता है? सैटर्न बताता है। अगर जीवन में आपके आपके मोटिव ठीक है, इंटेंशंस ठीक है, भावना ठीक है, कर्म के पीछे की चाकू लेकर किसी का पेट फाड़ने नहीं जा रहे हो, सिस्ट फेब्रॉइड को बाहर निकाल के आदमी को स्वस्थ करने जा रहे हो, तो सैटर्न कभी खराब नहीं होगा। फिर सैटर्न से डरने की जरूरत। पर मोटिव में अगर गड़बड़ है, धोखा देने का, छल करने का, मारने का,
स्वार्थ निकालने का मोटिव अगर है, तो 8 नंबर आपके लिए कितना खतरनाक होने वाला है आप सोच नहीं सकते। उस समय पर जहां खूब पैसा कमा के और खूब राजकाज और ठाट बना के फैमिली बना के जिस पल इंजॉय करने का नंबर आएगा, या तो इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी या कोई बीमारी पकड़ लेगी, इंजॉय ना कर पाएंगे। अगर मोटिव ठीक नहीं रहा, 8 नंबर का और न्यूमरोलॉजी का ये मोटिव है कि अब आपके कर्म हमेशा एक पॉजिटिव, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया, सबके कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड क्रिएचर ऑन द प्लेनेट से अगर प्रेरित होंगे, तो आप ये समझें कि सैटर्न की ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलेंगी और फिर शनि से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग गलत कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं उनको हर पल डरने की जरूरत है। 9 नंबर की बात करें, मंगल का नंबर। भाई ये डायग्राम प्लीज मत बनाओ। 9 नंबर की बात करें, मंगल का नंबर है। मंगल बेसिकली इस शरीर को, है ना, हमने आत्मा की बात करी, हमने मन की बात करी, अब शरीर की बात करते हैं। तो इस शरीर को कौन सा नंबर दिखाता है? 9 नंबर। मार्स बॉडी का प्रतीक है, स्टेमिना का प्रतीक। काम करने के लिए फिजिकली जो पावर चाहिए 9 नंबर देता है, जो इंटेंशन चाहिए 8 नंबर। तो एक्शन 9 नंबर से भी आता है, 8 नंबर से भी आता है। 9 नंबर के बिना, शरीर के बिना आप एक्शन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने मन में कुछ सोचा, किसी के बारे में गलत सोचा और इमेजिन कर लिया, किसी के लिए दुर्भावना रखी और इमेजिन कर लिया, तो वो कर्म में नहीं आता। कर्म में कब आता है? जब शरीर से कुछ करते हो। किसी अदालत में इस बात का केस नहीं डाला जाता कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहा था, सोचने के ऊपर नहीं केस लगता। इसीलिए कर्मेंद्रियां कहा है। कर्मेंद्रियां क्या क्या है हमारी? 2 हाथ, 2 पैर और हमारे जेनाइटल्स, इनको कर्मेंद्रियां कहा है। कर्मेंद्रियों से कुछ काम कर देंगे तो अदालत आपको एक्शन ले लेगी, गलत काम कर देंगे। तो कर्म का जो मोटिव है उसे पूरा कौन करेगा? मार्स करेगा, क्योंकि उसके अंदर कर्म करने की ताकत दी है ईश्वर ने। सोचने से कर्म नहीं बनता, कर्म 8 और 9 नंबर से ही बनेगा हमेशा। 8 नंबर मोटिव देगा और 9 नंबर कर्मेंद्रियों से उस कार्य को करेगा। अच्छा करेगा बुरा करेगा ये डिपेंड करता है। शनि देवता क्या करते हैं? जैसे जिसके कर्म है वैसा फल दे देते हैं, समय आने पर देते हैं, शनै शनै देते हैं। शनि का मतलब शनै शनै यानी कि धीरे धीरे, कानून की प्रक्रिया भी धीरे धीरे काम करती है। अब ये जो 2 नंबर बचे हैं आपके 4 एंड 7, ये फिजिकल प्लैनेट्स नहीं है। ये इन प्लैनेट्स को ऊर्जा देने के लिए बैटरी के 2 टर्मिनल है। ये आपके वो लाइट है जो यूनिवर्स से आ रही है, जो सन के अंदर प्रकाश को भर रही है। सन में जो इतनी सारी फायर लगातार निकल रही है, हीलियम, हाइड्रोजन, जो ये कन्वर्ट होके इतनी एनर्जी दे रही है, कौन उसमें पेट्रोल डलवा के आता है? इग्निशन तो बिना फ्यूल के तो होता नहीं है। कौन फ्यूल डलवाता है? राहु केतु है। उन्हें मून की नोट्स मत समझ लेना, वो अनंत से आने वाली इनफाइनाइट एनर्जी है जो हम सबको चला। ये राहु एंड केतु है। 4 नंबर से राहु देखते हैं। और राहु क्या है? डिजायर है। कैसी डिजायर? दुनिया में कुछ ऐसा कर देने की डिजायर जो पहले से उपलब्ध नहीं है। जूम सॉफ्टवेयर बना देना, क्योंकि आप विभिन्न स्थानों और देशों पे बैठ के एक साथ काम नहीं कर सकते, मनुष्य की कैपेसिटी से बाहर है। इस डिजायर को कौन पूरा करेगा? राहु। आप
24 घंटे अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, 24 घंटे में इतनी दूर पहुंचना चाहते हैं, कौन पूरी करेगा? राहु। तो कोई भी इनोवेशन जो होता है, नई चीज, ऐसी चीज, मैं डिस्कवरी की बात नहीं कर रहा हूं कि पहले से मौजूद था और आपने निकाल दिया। इनोवेशन का मतलब है कुछ ऐसा कर देना जो मैन मेड है, जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं था, मगर प्रकृति के नियमों को यूज करके आपने कुछ ऐसा बना दिया जो एक्सपोनेंशियली ऐसे काम करता है, जो इमेजिनेशन से बाहर है। राहु है। तो वो सारी डिजायर्स क्या है? राहु है। केतु क्या है? 7 नंबर, डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट मीन्स मोक्ष, जो आपको हर पल ये बताता है कि दुनिया नश्वर है, एक दिन छोड़ना है। क्योंकि अगर केतु नहीं होगा और आप डिजायर से अटके रहेंगे तो बहुत जल्दी पागल हो जाएंगे। डिजायर पूरी हो गई, छोड़ दीजिए उसको। तो ये एक दूसरे के पूरक है, राहु एंड केतु। जहां राहु होगा, केतु का होना जरूरी है, और जहां केतु होगा, जब डिटैच हो गए किसी डिजायर से, तो नई डिजायर पैदा होगी, वो राहु है। पुराने को छोड़िए, नए को पकड़िए, और ये लगातार 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 चलता रहता है। इस प्रकार से ये आपके 9 नंबर हुए, और इन 9 नंबर के 9 एट्रीब्यूट हुए। किसी को कोई प्रश्न यदि यहां तक पूछना है नए लोगों को, तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं प्रश्न, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने नंबर्स के एट्रीब्यूट बताए कि कौन सा नंबर किस प्लेनेट के कोरस्पोंडेंट है। कोरस्पोंडिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली वो नंबर उस प्लेनेट को ही रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं है, मगर गुण मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी की तरह एग्जैक्ट मत समझ लेना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वो जैसा है, एग्जैक्ट नहीं है। तो हमने कौन सा नंबर किस प्लेनेट के जैसा है और उसका मेन एट्रीब्यूट क्या है, उसके विषय में बात की। ये केवल इतनी बात की है। इसमें कोई अगर शंका है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनने का समय है, क्योंकि अब जो बात कर रहे हैं वो बात थोड़ी सी अलग है, और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो, मगर बेसिक चीजें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। मोटिव क्या है? एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। क्या एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पैटर्न कहीं पर मैच करते हैं? तो देखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, करते हुए नजर आते हैं। कैसे? थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं? वैदिक कुंडली थोड़ी सी अलग होती है। मिडिल आपकी इंडिया और नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से बनती है, साउथ इंडिया में अलग तरीके से बनती है, वेस्टर्न में अलग से बनती है, और वैदिक कुंडली थोड़ी सी अलग बनती है। ये है ऐसे। पहले तो आपने एक स्क्वायर बना लिया, एक स्क्वायर में दो कॉर्नर्स को मिला दिया, फिर बाकी के दो कॉर्नर्स को मिला दिया, फिर इनके मिडिल मिडिल में एक लाइन खींची, यहां पे इन दोनों लाइंस को भी मिला दिया, और इस तरह से बन गए 12 खाने। अंदर के जो 4 खाने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, इन्हें केंद्रीय भाव कहते हैं, है ना। सेंट्रल हाउसेज हैं ये है 1, 4, 7 एंड 10। तो ये केंद्रीय भाव है, ये बाहर के भाव है। 4 अंदर के हैं, 8 बाहर के हैं, टोटल हो गए 12। तो एक कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12 भाव होते हैं, और इन भावों की राशियां या नंबर होते हैं। इसको बोलते हैं 1, एंटी क्लॉक चलना है। 2, दूसरा घर या राशि। तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। इस तरीके से ये 360 डिग्री को हमने कितने भागों में बांटा? 12 भागों में बांटा।
तो एक भाग के हिस्से में कितना डिग्री आया? 30 डिग्री। 30 × 12 = 360 डिग्री। पूरा जो आपका स्काई है जिसमें आपके सारे प्लैनेट्स रहते हैं, उस प्लेनेट को 12 हिस्सों में बांटा तो एक हिस्से के हिस्से में आया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एक भाव होता है। टोटल यही आपके भाव होते हैं। जब आप पैदा हुए थे, अगर कोई फोटो खींच ले आपके उस टाइम पे आकाश का, स्काई का, उसको आपकी कुंडली बोलते हैं। द स्नैपशॉट ऑफ द स्काई एट योर बर्थ इज कॉल्ड योर होरोस्कोप। ग्रहों की जो स्थिति उसमें होती है उस समय, मून कहाँ पे था जब आप पैदा हुए, सन कहाँ पे था, राहु कहाँ पे था, जुपिटर कहाँ पे था, उसके हिसाब से आपके जीवन की बहुत सारी चीजों का निर्धारण होता है। फिलहाल इतना ही समझे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भाव होते हैं। केंद्रीय भाव कौन सी होगी? 1 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, 10 हुआ, इनको बोलते हैं केंद्रीय भाव। बाकी को भी बोलते हैं, मगर आपको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो आज पढ़ रहे हैं केवल उतना पढ़ रहे हैं जितने की जरूरत हमें न्यूरोलॉजी में पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर इन तीन राशियों को आप देखें 159, तो इसको बोलते हैं त्रिकोण। 159। और कॉपी ले लें, कॉपी लेके आप लोग अपना अपना कॉपी ले लीजिए और लिखना शुरू करिए कि ये जो त्रिकोण है, जो सामने दिख रहा है आपको, इस त्रिकोण को क्या बोलते हैं? ये जो त्रिकोण है, ये एक त्रिकोण है। और इस त्रिकोण को क्या बोलते हैं? इस त्रिकोण को बोलते हैं, मैं यहां पे बॉक्स लगा दूं, इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण बोलते हैं इसको। और ये जो राशियां हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको हिंदी की तरीके से। और ये जो राशियां हैं कौन कौन सी हैं? 1 5 और 9 जो त्रिकोण बना रही हैं, इनको बोलते हैं अग्नि तु की राशि, यानी कि द साइन ऑफ फायर एलिमेंट। ये हो गए आपके तीनों। तो 1 5 9 क्या हो गया? एक त्रिकोण हो गया। नेक्स्ट पे अगर चले तो ये कौन सा त्रिकोण होगा? ये हो गया आपका 2 10 6। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण का मतलब है, अर्थ मतलब पैसा, धन संपदा, एसेट्स, इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। और इन राशियों को क्या बोलते हैं? त्रितत्व की राशियां, है ना, अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की राशियां होते हैं। वो जो ये तीसरा आया, इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं काम त्रिकोण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार चीजें होती है ना, तो इसको बोलते हैं काम का त्रिकोण। और इन राशियों को क्या बोलते हैं? एयर एलिमेंट की राशि। एयर एलिमेंट की कौन कौन सी राशि हुई? 3, 7 और 11। चौथा क्या बचा? इसको बोलते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा त्रिकोण आएगा। ये आएगा आपका लास्ट वाला त्रिकोण है। कौन कौन से भाव को? 4, 8 और 12 भाव को मिला के बन रहा है। और इसको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, ये हो गया मोक्ष त्रिकोण। कौन सी राशि है? इसकी जो राशियां हैं इनको बोलते हैं वाटर एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो गया इसका? वाटर एलिमेंट। जब मैं कागज पेन लेने के लिए कह रहा हूं तो इसको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अब आगे की स्लाइड में कंफ्यूज ना हो और ये चीज याद रखें कि किस प्रकार से ये सारी राशियां आपकी, ये त्रिकोण बड़ा महत्वपूर्ण है एस्ट्रोलॉजी में। पहले भाव में, पांचवें भाव में और 9वें भाव में जो भी प्लेनेट बैठेंगे वो एक एलिमेंट में बैठे हैं, एक बिरादरी के हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, मगर परिवार गोत्र एक है, तो एक कनेक्शन इनमें हमेशा मिलेगा। इतनी दूर बैठे मगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसको भी युति माना जाता है। तो अपने त्रिकोण में कोई भी प्लेनेट हमेशा उच्च का महसूस करता है। चार चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चार त्रिकोण आपके हो गए। और इनकी जो राशियां हैं 159 फायर एलिमेंट की राशियां, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट की, और 3, 7, 11 काम त्रिकोण जिसको बोलते हैं एयर एलिमेंट की राशियां हैं। और ये वाटर एलिमेंट की राशियां हैं 4, 8 एंड 12। इसको याद रखना है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार से काम करते हैं। अब देखिए इन हाउसेज के कुछ केयर टेकर्स होते हैं, ध्यान से देखना है। दूसरे घर के कौन होते हैं? वीनस होते हैं। चौथे घर के कौन से होते हैं? मून होते हैं। अब देखिए इसमें, ओके, तो दूसरा घर किसका है? वीनस का है। चौथा घर किसका है? मून का है। पांचवा घर किसका है? सूर्य का है। छठा घर किसका है? मरकरी का है। आठवां घर किसका है? मार्स का है। 11वां घर किसका है? सैटर्न का है। 12वां घर किसका है? जुपिटर का है। ये बाकी घर भी किसी ना किसी के हैं, मगर कोई कंफ्यूजन ना हो क्योंकि हम इसे यूज करने वाले हैं, इसलिए केवल इतने ही घरों का जिक्र किया है। जैसे वीनस का ये अपना घर है, ये केयर टेकर है। मून का ये अपना घर है। सन का ये अपना घर है। मरकरी का ये अपना घर है। मार्स का ये अपना घर है। सैटर्न का ये अपना घर है। जुपिटर का ये अपना घर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इसमें जुपिटर का त्रिकोण क्या होगा, तो आप कहेंगे जुपिटर का त्रिकोण तो ये त्रिकोण होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वीनस का त्रिकोण क्या होगा, तो वीनस का जो त्रिकोण होगा वो तो ये होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मून का त्रिकोण क्या होगा, तो मून का त्रिकोण भी ये होगा।
इसी प्रकार से सन का त्रिकोण क्या होगा, ये। इतनी सारी चीजों को हमें याद रखना है, तो आगे हमें बहुत सुविधा होगी। अब इस वाली स्लाइड को बहुत ध्यान से देखना है। हमने बात की थी केयर टेकर की, घर की रक्षा कौन करता है, मगर इस पे शासन कौन करता है, इसको ध्यान से देखना है। पहले घर पे सन का राज्य होता है, दूसरे घर पे मून का राज्य होता है, चौथे घर पे जुपिटर का राज्य होता है, छठे घर पे मरकरी का, सातवें पे सैटर्न का, आठवीं पे मार्स का। तो जो ये पहला घर है, इसके अगल बगल और केंद्रीय भाव में आपके जो ग्रह हैं वो उच्च के होते हैं। मरकरी की कहानी थोड़ी अलग चलती है। आप ये कहेंगे कि यहाँ पे आपने सन लिख दिया, मून लिख दिया, पहले तो आपने यहाँ पे वीनस लिखा था। वो केयर टेकर है, ये रूलर है। घर किसी ने बनाया है, शासन कोई और करता है। दो अलग अलग चीजें हैं। इसको बोलते हैं उच्च का प्लेनेट, उच्च का ग्रह। कोई भी ग्रह उच्च का कहाँ पे होता है, वीनस उच्च का होता है 12वें भाव में, सूर्य उच्च का होता है पहले भाव में, चंद्रमा उच्च का होता है दूसरे भाव में, जुपिटर उच्च के होते हैं कुंडली के चौथे भाव में, मरकरी उच्च के होते हैं कुंडली के छठे भाव में, शनि उच्च के होते हैं कुंडली के सातवें भाव में, और मंगल उच्च के होते हैं कुंडली के आठवें भाव में। इस चीज को ऐसे याद रखना है। इसका साइंटिफिक रीजन है, मगर वो एक लंबी रिसर्च का विषय है, आप बस याद रख लें। अगर मैं दोनों को साथ साथ दिखाऊं तो आप देखें, सन इसमें उच्च का है और केयर टेकर कौन है, मार्स है। मून इसमें उच्च का है, केयर टेकर कौन है, वीनस है। जुपिटर इसमें उच्च का है, मगर इस घर का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। मरकरी इसमें उच्च का है। मरकरी की कहानी ये है कि अपने घर में उच्च के होते हैं, बच्चे हैं ना, तो ये मरकरी इस घर में उच्च के होते, मरकरी का ही घर है। सैटर्न इस घर में उच्च के हैं, मगर घर किसका है, वीनस का है। सैटर्न मार्स इस घर में उच्च के हैं, मगर ये घर किसका है, सैटर्न का है। ठीक है, तो ये आपको एक साथ केयर टेकर और रूलर दिखाए, मतलब एक आदमी घर को बनाएगा और एक आदमी उसको राज करेगा, उच्च का होगा उसमें। कोई भी ग्रह जिस घर में उच्च का होता है, अपने सामने वाले घर में नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। जैसे सन यहाँ पे पहले हाउस में उच्च का है, तो सेवन में नीच का हो जाएगा। सैटर्न अगर सेवंथ हाउस में एग्जोल्टेड है, तो इसके अपोजिट हाउस में डेबिलिटेटेड हो जाएगा। मून अगर सेकंड हाउस में उच्च का है, एग्जोल्टेड है, तो इसके अपोजिट आठवें घर में ये आपका डेबिलिटेटेड हो जाएगा। मार्स अगर 10वें घर में, 10th हाउस में एग्जोल्टेड है, उच्च का है, तो सामने वाले घर में डेबिलिटेटेड हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। मरकरी अगर 6th हाउस में उच्च का है, तो अपने सामने वाले घर यानी 12th हाउस में डेबिलिटेटेड यानी नीच का हो जाएगा। कोई भी ग्रह अपने सामने वाले घर में नीच का हो जाता है। तो उच्च और नीच को समझ ले। एग्जॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स कंसेप्ट होता है आपके एस्ट्रोलॉजी में। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। बेसिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की जितनी जरूरत है उतनी बता रहा। इसी तरह से 12वें भाव में स्वामी कौन है, जुपिटर है, और उच्च का ग्रह कौन सा है, वीनस है। बस थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसके बाद बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना है, जो मैं कहूंगा बहुत ध्यान से सुनना है। पहले घर में कुंडली के पहले भाव में कौन उच्च का होता है, सूर्य उच्च का होता है। सूर्य का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर क्या है, 1 है। और सूर्य का अपना घर कौन सा होता है, 5वां घर होता है, यानी कि ये वाला, ये घर है। तो सूर्य के बारे में लिखिए, सूर्य के बारे में लिखिए कि सूर्य अपने घर के त्रिकोण में उच्च का होता है। सूर्य का घर है 5वां और त्रिकोण है 1, 1, 5 एंड 9।
पहली लाइन लिखेंगे, सन इज एक्सॉल्टेड इन द ट्रायन ऑफ इट्स ओन हाउस। सूर्य अपने त्रिकोण में यानी कि पांचवें घर में उच्च का होता है। ये वाला यहां पे होगा और ये समी, तो ये सन कहां पे उच्च का होता है? अपने त्रिकोण में उच्च का होता है, ध्यान रखना। ये सन हो गया। दूसरा ग्रह लेते हैं जुपिटर। जुपिटर कहां उच्च का होता है? फोर्थ हाउस में होता है। और जुपिटर का हाउस कौन सा है? 12th। तो 4 के साथ 4 8 12, 4 8 12, यानी कि जुपिटर भी अपने घर के ट्रायन में उच्च का होता है। किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को। जुपिटर कहां उच्च का होता है? अपने ट्रायन में उच्च का होता है, फोर्थ हाउस में होता है। 4 8 12 के ट्रायन में जुपिटर उच्च के है। तीसरा ग्रह लेते हैं सैटर्न। सैटर्न कहां पे उच्च का होता है? सातवें घर में। और सैटर्न का घर कौन सा है? 11वां, ये वाला। तो 3 7 11, यानी कि सैटर्न भी अपने त्रिकोण के घर में उच्च का होता है। न्यूमरियोलॉजी में 3 प्लेनेट ऐसे हैं जो अपने त्रिकोण में उच्च के होते हैं। तीनों को कॉपी में लिख लें, इनका कॉम्बिनेशन बना 1 3 एंड 8। 1 3 8 कौन सा ग्रुप है? जो अपने ट्रायन में एग्जॉल्टेड होता है, एग्जॉल्टेड इन देयर ट्रायन। याद रखना है इस चीज को। अब कौन सा ग्रह देखें? मार्स। वीनस एंड मून। मार्स का नंबर क्या है? 9। मून का क्या है? 2। वीनस का क्या है? 6। तो वीनस का अपना घर कौन सा है? सेकंड। तो वीनस जो है वो अपने सेकंड घर में यानी कि सेकंड घर के ट्रायन में नीच का होता है। उच्च का कहां होता है वीनस? 12वें घर में। नीच का कहां पे होता है? 6th हाउस में। तो लिखे कि वीनस अपने ट्रायन में डब्लीटेटेड होता है, नीच का होता है। सन के बिल्कुल अपोजिट। सन अपने घर में उच्च का होगा, अपने ट्रायन में। वीनस अपने ट्रायन में नीच का होता है। मार्स की बात करते हैं, पहले मून की करते हैं। मून का घर कौन सा है? सेकंड। और सेकंड, मून का घर कौन सा? सॉरी, फोर्थ। तो फोर्थ का ट्रायन क्या है? 4 8 एंड 10। 4 8 एंड 10। और 8th हाउस में मून नीच के होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं। दूसरा प्लेनेट मून अपने ट्रायन में नीच का होता है, डेबिलिटेटेड होता है, नोट कर ले। तीसरा प्लेनेट कौन सा है? मार्स। तो मार्स कहां पे डेबिलिटेटेड होता है? अगर आप ध्यान से देखें इसको, 4th हाउस में। मार्स का ट्रायन कैसे बनेगा? मार्स का ट्रायन बनेगा ये। और ये रहा मार्स यहां पे, ये वाला। ठीक है। तो मार्स अपने ही ट्रायन में नीच का है, क्योंकि 4th हाउस में वो डेबिलिटेटेड हो जाता है। ध्यान से इसको कैसे लिखेंगे? नोट कर लीजिए, लाइन नोट करिए। मून 2
वीनस 6 एंड मार्स 9 अपने ट्रायन में नीच के होते हैं, यानी कि डेबिलिटेटेड होते हैं। 138 अपने ट्रायन में उच्च के होते हैं, यानी एक्सोल्टेड होते हैं। तीसरी चीज पे आते हैं। तो 3 ग्रह बचे, राहु, मरकरी एंड केतु। ये तीनों एक अलग कहानी को लेके चलते हैं। ये अपने ही घर के अपोजिट घर में नीच के होते हैं। मरकरी का छठा घर है, मगर ये कहां पे डेबिलिटेटेड हो जाता है? 6 के अपोजिट 12 में। राहु कहां पे डेबिलिटेटेड हो जाता है? तीसरे से 9वें घर में। और केतु कहां पे डेबिलिटेटेड हो जाता है? 9वें से तीसरे घर में। यानी कि 3 प्लेनेट ऐसे हैं, कौन कौन से? मरकरी का नंबर ठीक कर लेते हैं, 5। तो 4, 5 एंड 7 अपोजिट घर में नीच के होते हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन बने। अगर ध्यान से देखें, 3 कॉम्बिनेशन बने। ग्रुप ए में कौन कौन से आए? 1, 3 एंड 8। ग्रुप बी में आए 2, 6 एंड 9। एंड ग्रुप सी में आए 4, 5 एंड 7। ग्रुप ए में क्या है? सन है 3 से, जुपिटर है 8 से, सैटर्न है इसमें 2 से, मून है 6 से, वीनस है एंड 9 से, मार्स है 4 से, राहु है 5 से, मरकरी है और 7 से केतु है। तो ये सेम बिहेवियर दिखाते हैं कौन कौन से प्लेनेट? 1, 3 एंड 8, 2, 6 एंड 9, 5, 4, 5 एंड 7। ग्रुप ए जो है वो अपने ही घर के ट्रायन में उच्च के होते हैं। ग्रुप बी में 2, 6 एंड 9 अपने ही घर के ट्रायन में नीच के होते हैं। ग्रुप सी अपने घर में उच्च के होते हैं, सामने वाले घर में नीच के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान रखना है इस चीज को। ये देखिए 1, 3 एंड 8 ग्रुप ए चल रहा है। 1, 3 एंड 8। 1 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? 2। 3 और 8 के बीच का डिफरेंस हुआ 5। और दोनों का सम कितना हुआ? 7। 1, 3 एंड 8। 1 और 2 का डिफरेंस, 1 और 3 का डिफरेंस 2। 3 एंड 8 का 5। 1 एंड 8 का 7। तो इन दो आर्म का जो सम है, हमेशा तीसरी आर्म आपको आएगा। इस कॉम्बिनेशन में जो न्यूमरोलॉजी में कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, मैं सिमेट्री आपको दिखा रहा हूं। दूसरी सिमेट्री देखिए। दूसरा क्या था? 4, 5 एंड 7। 4 और 5 में डिफरेंस क्या है? 1। 5 एंड 7 में डिफरेंस क्या है? 2। 4 एंड 7 में डिफरेंस क्या है? 3। तो इसका सम और इसका सम हमेशा, दोनों का सम तीसरी आर्म आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या है? 9, 6 एंड 2। तो 9 और 6 का डिफरेंस क्या है? 3। 6 और 2 का क्या है? 4। 9 एंड 2 का है 7। इन दो आर्म का जो सम है वो तीसरी आर्म आएगा। तो 3 ट्रायन हो गए, 1, 3, 8, 2, 6, 9, 4, 5, 7। ये हो गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नहीं तो ग्रुप में स्लाइड में शेयर कर ही दूंगा। इस प्रकार से हमें एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी के लिए 3 नए कॉम्बिनेशन मिले, 138, 269 एंड 457। इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये 4th क्लास में पढ़ाएंगे कि इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, मगर थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना आप कि इसमें क्या मजेदार चीज है। ये जो देख रहे हो आप, ये वाले प्लेनेट जिसमें ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, जो ग्रुप ए है आपका, ये ग्रुप ए ये ग्रुप ए के जो प्लेनेट्स हैं इनको याद रखना, क्योंकि ये जो प्लेनेट्स हैं ये ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि ये अपने ट्रायन में उच्च के हैं, यानी कि ये सीधी लाइन के चलने वाले प्लेनेट हैं। इस प्लेनेट में किसी का भाग्यांक मूलांक आता है तो उस आदमी को हमेशा सीधी उंगली से घी निकालना है, अंदर से इथिकल रहना है। सैटर्न है और आदमी अंदर से इथिकल नहीं रहा, पॉलिटिक्स लगाई, डाउन हो जाएगा। 3 नंबर है, सीधा नहीं रहा, उच्च का नहीं रहा, डाउन हो जाएगा। 1 है, अंदर से इथिकल नहीं रहा, डाउन हो जाएगा। तो 138, या तो ये अपने घर में रहे, अपने परिवार को वो टेक केयर करते हैं, अपने समाज को टेक केयर करते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, ईमानदार लीडर रहेंगे, राइज करेंगे, ईमानदार नहीं रहेंगे, डाउन हो जाएंगे। सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे का 138 का कॉम्बिनेशन है तो ये बच्चा सिविल सर्विसेज में जाएगा, यह अच्छी पोस्ट पे जाएगा, मगर इसे याद रखना है कि अगर इसने टेढ़ा रास्ता लिया तो जीवन में कष्ट भोगेगा। फिर आप कोई एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का कोई भी आप किसी भी प्रकार की इस आदमी के साथ में रेमेडी कर लेना, अगर ये एथिकल नहीं रहा आदमी तो सफर करेगा। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। जो ग्रुप बी वाला है ये है मून वीनस मार्स, ये अपने ही ट्रायन में नीच के होते हैं, यानी कि ये आदमी अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो भी राइज कर जाएंगे। अगर किसी का 269 है और वह व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार भी नहीं है तो भी सरवाइव कर जाएगा। अगर वो घर से दूर चला जाएगा तो भी सरवाइव कर जाएगा, मगर ये हमेशा आपको क्या करना है कि ग्रुप ए के ऊपर कहीं ना कहीं ये डिपेंड रहेगा। जैसे 2 नंबर 1 नंबर पे डिपेंड होता है, 9 नंबर 1 नंबर पे डिपेंड रहता है हमेशा, 6 नंबर 1 नंबर पे डिपेंड रहता है। ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, मगर ये इथिकल नहीं भी है, क्योंकि ये नीच के होते हैं अपने खुद के ट्रायन में, तो इनका सर्वाइवल फिर भी चल जाता है। 269 का अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर रह के ज्यादा उन्नति करेगा और किसी भी प्रकार का बिजनेस ये आदमी कर सकता है, नौकरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस आदमी के लिए अगर ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स में और इधर उधर के कार्यों में इन्वॉल्व भी होता है तो जीवन कर्म में इसको दिक्कत नहीं आती। हाँ, गलत काम का अंत हमेशा बुरा तो होता है, मगर ये आपको राइज करते हुए नजर आएंगे। आप कहेंगे कि हम तो गलत काम करते हैं, तो उसी टाइम पे चाबुक पड़ जाता है। हाँ, सन का पड़ेगा, जुपिटर का पड़ेगा, शनि महाराज का पड़ेगा। 8 नंबर है आपका, 3 नंबर 1 नंबर है, गलत काम करिए फौरन डाउन हो जाएंगे। 2 है, 6 है, 9 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऊपर जाएंगे। लोग बोलेंगे यार बहुत ऊपर जा रहे हैं, मगर याद रखना कि जितनी ऊंचाई से गिरते हैं उतनी चोट भी लगती है। इथिकल सबको होना चाहिए। अब ग्रुप सी की जब बात करें तो ग्रुप सी में कौन कौन से प्लेनेट है? ग्रुप सी में आपके हैं वो प्लेनेट जो अपने सामने वाले घर में
नीच के हो जाते हैं। तो ये क्या है, इनका तीनों प्लेनेट्स का हिसाब ये है कि जो कार्य इनके घर में हो रहा था, ये इनोवेटिव कार्य करते हैं। ये वो कार्य को कंटिन्यू नहीं करते जो इनके पेरेंट्स ने किया है। ये दुनिया में कुछ नया लेके आते हैं, 4, 5 और 7। ये राहु के काम करेंगे, ये केतु के रिसर्च का काम करेंगे, इनोवेशन का काम करेंगे, सॉफ्टवेयर का काम करेंगे, सैटेलाइट का काम करेंगे। कुछ ऐसा काम करेंगे जो बहुत इनोवेटिव है, या कोई ऐसा काम करेंगे जो विदेश की धरती या विदेश की टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। तो ये जीवन में बहुत राइज करते हैं। मगर क्या चीज इनको जरूरी है? डिसिप्लिन जरूरी है जीवन। डिसिप्लिन नहीं होगा तो 4, 5, 7 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको लाइफ में बहुत हटके देगा। वो इनोवेटिव ग्रुप है ये। कौन से वाला? ग्रुप सी जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ऑन कर देता हूं अभी। कोई प्रश्न अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो चाहे आपको न्यूमरोलॉजी की किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मगर आपको मैंने कुंडली से बताया है, हवा में नहीं बताया। सारी सिमेट्री बताई है, कैसे 2 आर्म का सम तीसरा आर्म बन रहा है, और कैसे एस्ट्रोलॉजी में ये जो ग्रह हैं एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये देखा आपने? कोई प्रश्न यदि है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, माइक ऑन करें और पूछें। सर नमस्ते। जी संतोष जी, सर ये नमस्ते। जो कॉम्बिनेशन 138 269 ये ग्रिड में होने चाहिए या मतलब वो DCN DN से होने चाहिए कंप्लीट? देखिए, ये CN DN से होने चाहिए आपके। इनमें से कोई 2 नंबर आपके CN DN होने चाहिए, और ग्रिड में तो ये रहेंगे ही। भाग्यांक मूलांक तो जो है वो तो ग्रिड में भरे ही जाएंगे आपके। अगर ये डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं जब आपके CN DN से आते अच्छा सर, ग्रिड में सर नहीं पड़ेगा इतना? हैं। ग्रिड में नहीं असर पड़ेगा इतना? वो पड़ेगा ग्रिड में। ग्रिड में मगर कहाँ से जाएंगे? ये ग्रिड में जाएंगे आपके CN DN से। ग्रिड में तो फर्क पड़, अल्टीमेटली तो ग्रिड में ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि जैसे ग्रिड, बेटे का 5/5/1997 है, तो हाँ 7 हाँ। उसका सर वो भी आ गया ईयर से। नहीं नहीं, पांच वो उसका। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। ये सवाल पूछना है नए वाले ग्रुप को। आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो नए वाले लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, प्रकाश जी बताइए। गुरुजी, मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया ना ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी, अगर किसी का कॉम्बिनेशन ग्रुप A B C का बन रहा हो तो जैसे 1 2 4 बना, वो डिफरेंट हो गया ना कुछ कंडीशन में क्या? ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास ये चॉइस होती है कि वो मल्टीपल कार्य कर सकता है। ओके। उनके पास ये चॉइस होती है कि वो या तो इसमें जाए। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे, IAS PCS, या आपको ऐसे लोग जज मिलेंगे कि जो लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल काम किए छोड़कर आ गए। ओके ओके। यस सर यस सर। है ना? आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि वो अमेरिका में कोई बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, आकर गांव में उन्होंने खेती स्टार्ट की, और यूरोप में वो लोग पैक कर करके एक्सपोर्ट क्वालिटी का क्रॉप लेके खूब पैसा बना रहे हैं। वो ऐसे लोग होते हैं सर आप म्यूट हो गए। जिनके दो दो कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके सर ओके सर ओके मुझे सर। 3 दिन है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न है तो बताइए। ग्रिड में बताऊं इसको? ग्रिड में कैसे दिखेगा ये? मेरा है डेट ऑफ बर्थ। ग्रिड में दिखाता हूं। अगर आप इन प्लैनेट्स को निकाल दें इसमें से, जो आपके छाया ग्रह हैं, तो मैं इसके कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूं आपको। यहां से देखिए,
एक कॉम्बिनेशन बना और ये दो कॉम्बिनेशन बन गए। यही तो कॉम्बिनेशन थे आपके 183 एंड 926। अगर आप छाया ग्रहों को जोड़ लीजिए तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 4, 5 एंड 7। तो इस तरीके से ये आपका कॉम्बिनेशन बना। कोई और प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर जैसे ही अभी आपने बताया इसमें दो कॉम्बिनेशन बन गए 381 और 269, तो इसमें दोनों का फिर कैसे उसमें बंदे के बारे पता चला? किसी बंदे का या तो CNDN 13 या 18 होगा या 269 में से होगा, है ना। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। मतलब जो स्ट्रॉन्ग नंबर है उसकी वैल्यू ज्यादा काउंट होगी, उसके हिसाब से हो जाएगा वो। हाँ, वो जिसमें आपके भाग्यांक और मूलांक पड़ेंगे वो वाला कॉम्बिनेशन वैलिड होगा। मान लो आपके भाग्यांक और मूलांक तो 13 है, लेकिन कॉम्बिनेशन आपका 269 का भी बन रहा है तो वो काउंट नहीं होएगा। ठीक है सर, मतलब जो हमारी जिसकी पावर ज्यादा है वो नंबर काउंट है। हाँ, सबसे ज्यादा पावर जो पहली क्लास में आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी थी, मूलांक की और भाग्यांक की, और नंबर डोमिनेटिंग नंबर की। तो वही वाले नंबर आपके सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो मिलेनियम वाला नंबर होता है वो लीस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है सर। ठीक है, और बताइए। लेकिन गुरुदेव जैसे हाँ, हाँ डॉक्टर साहब बताओ। गुरुदेव जैसे CN ग्रुप 1 में है और DN ग्रुप 2 में है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ये वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। ओके ठीक है गुरुदेव। पुराने कॉम्बिनेशन चलेंगे उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई और प्रश्न हो तो बताएं अभी, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक नए तरीके का क्लासिफिकेशन देखते हैं जो पुराने स्टूडेंट्स के लिए तो नया नहीं है, मगर नए स्टूडेंट्स के लिए ये कॉम्बिनेशन नया होगा। और इसके जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्लासिफिकेशन है इनके गुणों के आधार पे, जिसे हम बोलते हैं सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। ठीक है, तो ये एक नया क्लासिफिकेशन है जिसमें 1 2 3 एक अलग ग्रुप में आते हैं, 4 5 6 एक अलग ग्रुप में आते हैं, 7 8 9 एक अलग ग्रुप में आते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास ग्रिड में इसमें CNDN की बाध्यता नहीं है, जिसके ग्रिड में 1 2 3 होंगे तो वो सात्विक ग्रुप में जाएगा, 4 5 6 है रासिक में जाएगा, 7 8 9 है तो तामसिक ग्रुप में जाएगा। कई लोगों के पहले वाले में से दो, दूसरे वाले में से दो, तीसरे वाले में से दो दो भी होते हैं। किसी का कोई एक पूरा एब्सेंट रहता है, जैसे किसी के पास 4 5 6 नंबर है ही नहीं, यानी कि राजसिक तत्व उसके ग्रिड में नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मगर बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। इस कॉम्बिनेशन को भी उतनी ही वैल्यू देनी है जितनी हमने पहले वाले कॉम्बिनेशन को दी थी। देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन लोशो ग्रिड में बनते हैं आपके। आप ये चक्कर में ना पड़े कि कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो सारे कॉम्बिनेशंस जब हम एडवांस कोर्स की बात करते हैं तो हमें याद रखने होते ही हैं। जैसे कुंडली की अगर बात करें तो उसमें कम से कम 2000 योग बनते हैं। वो सारे के सारे योग आपको कहीं ना कहीं याद रखने होते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उनके लिए कोई अलग से स्किल डेवलप करनी पड़ती है, धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। तो एक दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया सात्विक, रासिक और तामसिक का। ये भी जो कॉम्बिनेशन है कन्वेंशनल न्यूमरोलॉजी में आपको नहीं मिलेगा। ये भी कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग है, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है।
अब जैसे सत से आता है 1 2 3, रज से आता है आपका 4 5 6, और तमस के कौन से नंबर हैं? 7 8 9। इस तरीके से ये तीन तीन नंबर अलग अलग गुणों के हो गए। अब ये जो देख रहे हो आप, जो ट्रिनिटी डिवीजन आपने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें अगर आप जो रो है उसको कॉलम और कॉलम को रो बनाने, जैसे दिखा रहे हैं ना यहाँ पे आपको, कि प्लस को क्या बना दिया? क्रॉस। यानी कि आपने 159 जो यहाँ पे डायगोनल नजर आ रहा था उसको आपने क्या बना दिया? लाइन। और 4 5 6 जो यहाँ पे एक रो नजर आ रही थी उसको बना दिया डायगोनल। 2 5 8 जो यहाँ पे आपको एक कॉलम नजर आ रहा था उसको बना दिया डायगोनल। तो ये लोशो ग्रिड में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ी मजे की चीज है, ध्यान से देखें इसको कि किस प्रकार से ये कन्वर्ट होता है। ये देखिए 159 को आपने क्या बना दिया? 159 यहाँ पे क्या था? डायगोनल था, इसको आपने रो बना दिया। 258 क्या था? एक कॉलम था, इसमें आपने आपको इसको क्या बना दिया? डायगोनल बना दिया। और बाकी के नंबर भी ऐसे ही घूम गए। तो ये जो चीज बन गई इसे हम बोलते हैं सूर्य यंत्र। अगर आप सर्च करेंगे तो हजारों सालों से अपने देश में ये सूर्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। फर्क क्या है? कि ट्रिनिटी डिवीजन में डायगोनल को आपने रो बना दिया और रो को डायगोनल बना दिया, बस। तो ये क्या बन गया? सूर्य यंत्र बन गया। इस सूर्य यंत्र की क्या खासियत है कि इसके किसी भी रो या कॉलम का सम हमेशा 15 होता है। किसी का भी ले लें आप, हमेशा 15 आएगा। इसको देखिए, तीनों को क्या आएगा? 8 5 2 15। इसको देखिए, 4 5 6 क्या आएगा? 15। इसको देखिए, 3 5 एंड 7 क्या आएगा? 3 5 एंड 7 15। किसी को भी ले लीजिए आप, किसी को भी। इसको ले लीजिए, 1 5 एंड 9 क्या आएगा? 15। तो ये हमेशा 15 आएगा, जैसे भी आप करेंगे ये हमेशा 15 ही आएगा। अब ये जो सूर्य यंत्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस सूर्य यंत्र में यदि आप इस कॉलम को यहां पे और इस वाले को यहां पे रखते हैं, यानी कि अपर एंड लोअर रो जो है उनको इंटरचेंज कर दें, तो ये क्या बन जाता है? लोशो ग्रिड बन जाता है। ठीक है, नीचे की लाइन ऊपर चलेगी, ऊपर की नीचे, तो ये बन गया आपका लोशो ग्रिड। तो इसको कभी चाइनीज ना समझे कि ये चाइना से आया है लोशो ग्रिड है, जैसे बहुत सारे लोग इसे प्रसारित करते हैं। ये भी वैदिक ग्रिड है। वैदिक ग्रिड से एक अलग तरह का ग्रिड है जिसके सेंटर में 5 है, और सिमेट्री इतनी कमाल की है कि सारे रो एंड कॉलम का जो सम आता है वो क्या आता है? आपका 15 आता है। पूरी अपनी न्यूमरोलॉजी में इसी ग्रिड के ऊपर हम काम करेंगे। मिडिल में 5, ऊपर 9, नीचे 1, ऊपर 4, नीचे 6, इधर 3, इधर 7, इधर 2, इधर 8, और इस तरीके से ये लोशो ग्रिड बन जाता है। और इस लोशो ग्रिड को बैलेंस करना ही पूरी न्यूमरोलॉजी का आधार है। जब आप कहते हैं कि मैं तो अपने बेटे के, अपने बच्चों के ग्रिड को बैलेंस करने के लिए, उनके लिए क्या उनको लाइफ में करना चाहिए उसके लिए आया हूं, या आप कहते हैं कि मैं तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने आया हूं, या आप कहते हैं कि जी मैं तो सीख के लोगों का भला करने आया, या आप कहते हैं कि मैं तो इसे एज ए प्रोफेशन अपनाऊंगा।
मेरे लिए इन सब बातों का कोई फर्क नहीं है। मैं जो आपको सिखाने वाला हूं, मैं आपको पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी जो लोग सीखेंगे, ताकि आप भी इन एग्जिस्टिंग बच्चों की तरह जो भी आपको ग्रुप में नजर आ रहे हैं, एक दिन परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बने। आप अपने परिवार की करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मगर इस कोर्स में आपको सब कुछ वो सिखाया जाएगा जो न्यूमरोलॉजी में पॉसिबल। सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रुप से जुड़ेंगे जीवन भर के लिए। भविष्य में कोई भी क्वेरी आती है, भविष्य में कोई भी जरूरत आपको पड़ती है, फ्यूचर में आपको सपोर्ट मिलेगा ग्रुप की तरफ से। मैं कई बार बिजी रहता हूं, मगर उसमें आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कंवर मिलेंगे, मिलिंद जी मिलेंगे, और आपके रजत जी मिलेंगे, अनिल जी रहते हैं नेपाल से, उनकी अपनी एकेडमी है नेपाल में, बहुत ही होनहार स्टूडेंट है वो। बसंत जी अभी नए नए तैयार हो रहे हैं, दिलीप जी ने बहुत अच्छे से किया है, और डॉक्टर रविंद्र जी हैं जो नित नई नई रिसर्च करते रहते हैं। ये सारे लोग आपको ग्रुप में मिलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग रिसर्च करने में मुझसे भी आगे हैं। किसी भी प्रकार से आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सीरियसली इसको सीखना है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो आपका स्वागत है। और आप अपने बच्चों के ग्रिड ठीक करने आए हैं तो ये बहुत छोटा टारगेट है। बच्चों पे फोकस करेंगे तो बच्चों का ही ठीक होगा, दुनिया का भला नहीं कर पाएंगे। इसको सीखना है तो सीखिए, बहुत अच्छे से सीखिए। सारे दुनिया के बच्चे आपको अपने बच्चे नजर आने लगेंगे। जैसे मिलिंद जी अक्सर कहते हैं कि जो परिवार के ऊपर फोकस करते हैं वो सीख नहीं पाते हैं। तो सीखिए इसको, एक ऐसी मानसिकता लेकर सीखिए, एक ऐसी ब्रॉड मेंटेलिटी के साथ सीखिए, ताकि आप अपना और इस पृथ्वी पर हर मनुष्य का भला कर सके। जिसके पास पैसा है उससे अच्छा खासा पैसा लेके उसका ग्रिड बैलेंस करिए, जीवन में उसके नंबर्स को अलाइन करिए। जो गरीब है उसका फ्री में करिए, आपकी चॉइस है। आप 1.5 लाख रुपए भी ले सकते हैं। विद्या, आपको अपनी विद्या पे विश्वास होना चाहिए। क्या ये काम करती है? ये 100% काम नहीं करती, ये 200% काम करती है, मगर उनके लिए जिन्होंने इसे एक पूजा पद्धति की तरह लिया है, जिन्होंने जिया है न्यूमरोलॉजी को, और जिनके मन में डाउट है कि जी ये लोशो ग्रिड है, वैदिक ग्रिड देख लें, जी ये कैल्डियन है, पाइथागोरियन देख लें, जी ये तो हमने वहां पे पढ़ा था, ये तो अलग कॉम्बिनेशन था। तो ऐसे लोग जो दो नाव पे सवार होते हैं वो खुद तो डूबते ही हैं, जिनका ग्रिड ठीक करते हैं उनको भी डुबोते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जिज्ञासा ज्यादा है और इधर उधर जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे सीखने की आदत है, वो कृपया इस कोर्स को ना करें, अपना समय और पैसा खराब ना करें, क्योंकि उनका कुछ नहीं होने वाला। वो जीवन भर, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि द्वंद्व ही पाप है। ये जो आदमी थोड़ा इधर थोड़ा उधर रहता है ना जीवन में, ये आदमी जीवन में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है बेसिकली। तो उसके उपाय भी काम नहीं करते, उसका अलाइनमेंट काम नहीं करता है। तो सिंगल माइंडेड होके जो सिखाया जा रहा है आप उसे सीखने के लिए तैयार है, तो ये आपको क्या दे सकता है ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं तो ये दूधारी तलवार है, उस तरह की माला गले में डालने जैसा है, अपनी गर्दन काट देता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी विद्या पे 100% भरोसा करना है। आपने पढ़ा, कल किसी ने आके एक नया ग्रिड बनाया, 4 चीजें बताई और बोला बोलो है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सही लग रहा है। तुम्हें पहले से पता था? नहीं। देखो तुम्हारी विद्या बेकार है। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख के 10 नई चीज बताएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बेकार हो गए। ये अपना प्रिडिक्शन का तरीका है। आप जो बताओगे एक्यूरेट बताओगे, सब कुछ नहीं बता सकते। यस, न्यूरोलॉजी का लिमिटेशन है, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। मगर जो बताएगा सॉलिड बताएगा इसमें। और इसे पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ मेहनत करके पढ़ना है। इजी है, कुछ भी आपका कोई अंक हो, आपका कोई लोशो ग्रिड बनता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी इसे सीख सकता है, एस्ट्रोलॉजी सब नहीं सीख सकते। एस्ट्रोलॉजी में अगर तीसरे वाला जो ग्रुप बनाया था, बताया था मैंने, 4 5 7 वाला, अगर ये नंबर किसी के पास है तो वो गजब का एस्ट्रोलॉजर बनता है, क्योंकि उसको काम ही इनोवेटिव करना है, बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनता है। अगर न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है, आपके कोई भी नंबर हो आप बन जाएंगे, बहुत बढ़िया बन जाए।
सीधा सीधा मैथमेटिक्स है, कोई दकियानुसी नहीं है न्यूमरोलॉजी में, कोई रटने वाली चीज नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, बहुत साइंटिफिक है, नंबर्स के बेस पे है। सीखेंगे तो आनंद भी आएगा और ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। कोई प्रश्न यदि आपका है तो बताइए। दीपक सर नमस्ते। ये साहिब साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या है, इसलिए वीडियो नहीं हो पा रहा है ऑन। कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि आपने जो 4-5-7 वाला कॉम्बिनेशन बताया है, जी। तो अगर मेरा मान लीजिए किसी का डबल 4 है, उसी कॉम्बिनेशन में आएगा वो 4-5-7 में, हाँ, सी एन डी एन बिल्कुल है तो? आएगा। वो उसमें आ जाएगा, वो प्रोवाइडेड कि एक 4 आपका सीएन से आ रहा है और 5-7 में से एक डीएन से आपका आ रहा है। जी, तो अगर मेरा डबल 4 है सर सी एन डी एन, तो एस्ट्रोलॉजी आपके साथ मिलकर सीख सकता हूँ? अरे ये देखिए, इसके हिसाब से तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बना, मगर आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं जो ऐसी चीजें बता दें जिनको आज तक कोई गैस ही नहीं कर पाया। कई बार राहु ऐसा के होता है सर, ऐसा होता है कई हाँ, बार। राहु के उच्चतम रूप है। हाँ, आपको दुनिया जैसी दिखती है। देखिए, हवाई जहाज में बैठ के तो पता चलता है दुनिया कैसी है। आप तो जीवन भर सड़क पे चलते हैं, पड़ोसी की छत का नहीं पता होता आपको कैसी है। और जी जब जी। हवाई जहाज में चढ़ गए तो जैसे गूगल अर्थ से बर्ड आई व्यू दिखता है ना, वैसे सारी दुनिया को देख लेते हैं। तो राहु को सबका पता होता है, उन चीजों का पता होता है राहु को जो बाकी लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो शायद साहब आप तो चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपके साथ ही जुड़ूंगा सर, आपके साथ चलेंगे। नहीं, आप देखिए, आपको सबको मुझसे आगे निकलना है। अगर आप लोग आगे नहीं निकले तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब मैं ठीक बिल्कुल से पढ़ा बिल्कुल नहीं पाया। बिल्कुल। हाँ, आगे निकलना है, सबको आगे निकलना जी जी बिल्कुल, आपका मार्गदर्शन रहेगा तो हम लोग बढ़ेंगे। है। जी नीलकंठ जी, सर नए प्रणाम बच्चे तो सर। कुछ पूछ नहीं रहे। जस्ट मुझे क्यूरी था सर, 3-4-7 अगर मिसिंग है तो ऑकल्ट साइंस में आ सकता है क्या सर? 3-4-7 अगर मिसिंग है, हाँ सर। देखिए वो बहुत इनोवेटिव ओकल्ट वाले नहीं होते। 4 और 7 अगर मिसिंग है, मगर जो शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसे लोग ना आपको श्लोक पढ़ पढ़ के सुनाया करते हैं। बृहत्पराशर में ऐसा लिखा है, जैमिनी में ऐसा लिखा है। तो वो नई बात नहीं करते, मगर पुराना उनको बड़ा कंठस्थ हो जाता है, सारे योग बता देंगे आप। तो ऐसे लोग बन सकते हैं, मगर वो कन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल होते हैं सर। अच्छा सर। क्योंकि मेरा थ्री कन्वेंशनल फोर होने में कोई बुराई नहीं है। सर 3-4-7 मेरा मिसिंग है इसलिए पूछा सर। 3-4 है ना, हमने तो 4-5-7 की बात करी है। अच्छा सर। आपका तो 5 तो है ना। जी पीयूष जी, ये देखिए सर 5 है 6 है, दोनों है सर, 5 और 6 दोनों। हाँ, चलेगा चलेगा। 4 भी है, 4 नहीं, 5 और 6 है, चलेगा। हाँ जी पीयूष जी। हेलो। हाँ जी, बताएं पीयूष जी। अ, नमस्ते सर। सर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ और मैं मुझे एस्ट्रोलॉजी भी सीखना है और न्यूमरोलॉजी भी सीखना है। तो मैं स्टार्ट न्यूमरोलॉजी से करना चाह रहा हूँ और मेरे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है और मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ। अ, और साथ में मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहता हूँ। तो मुझे सजेस्ट करें सर, मेरे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। देखिए 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है आपका पीयूष जी। आप जितना सरकारी तंत्र में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी जितना इथिकल, ईमानदारी, नैतिकता से चलेंगे, जीवन में उन्नति करेंगे। और अगर आप रास्ते से इधर उधर हुए तो बाकी लोगों के साथ नहीं, मगर आपके साथ थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि ईश्वर आप पे विशेष रूप से कृपा बनाए हुए हैं। इसीलिए आपको सरकारी नौकरी भी मिली। आप बनिए और बनिए, लेकिन एक अच्छे अच्छे आपको ईमानदार न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर बनना है। आप उस डायरेक्शन में रहेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे। तो सर मेरे 4-5-7 का कॉम्बिनेशन तो नहीं है? क्यों चिंता कर रहे हैं आप? देखिए न्यूमरोलॉजी में तो आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। राइट। जब एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो आपके कुछ नंबर्स आपके ग्रिड में हम लेके भी तो आएंगे। ओके ओके ओके। ठीक ठीक है। है सर। थैंक यू हाँ, वो थैंक यू। 100% तो कार्य नहीं करते, मगर 80% करते हैं। ओके थैंक यू सर। जी जी। और कोई नए लोगों में से? श्रुति, आपने हैंड रेज किया था। श्रुति बताएं, कुछ कह रही हैं?
सर एक ही प्रश्न था कि हम लोग अभी तो कर रहे हैं लेकिन ये पूरी तरीके से कर पाएंगे कि नहीं, सीख पाएंगे कि नहीं? न्यूमरोलॉजी के लिए कोई बाध्यता नहीं है, उसके लिए कोई कंपल्शन, कोई कंडीशन नहीं है। न्यूमरोलॉजी आसान है, कोई भी कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी की जहां तक बात है, देखिए एस्ट्रोलॉजी तो आप 25 साल भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, उसमें कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा बनते हैं। आप समझे, आप मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, आप देखिए कि 12 घर हैं और 9 प्लेनेट है। आपके पास आपके पास वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशंस कम है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं, नहीं हो जाते? हो जाते हैं। बस इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ओके। तो ये मां शक्ति ने भगवान शिव से एक बार किसी बात को लेके, दरअसल क्या हुआ कि कार्तिकेय और उनके मित्र मां शक्ति से मिलने आए थे। तो आए, उन्होंने डोरबेल बजाई, मां ने खोली तो बोला चलो सही टाइम पे आए, मैं स्नान कर रही थी। बोल रहे हाँ, वो आप स्नान कर रही थी इसलिए हम लेट आए थोड़े से। कि तुम्हें कैसे पता? कि लॉर्ड शिवा ने हमें जो एस्ट्रोलॉजी सिखाई है उसके हिसाब से देखा हमने। अब उन्होंने रिमांड पे ले लिया शाम को शिवाजी को। बोलने की मतलब आपने ये लोगों को इतने अधिकार दे दिए कि लोग ये भी समझ रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है। ये मैं समझती हूँ ये विद्या नहीं है। ये क्या विद्या हुई? तो उसके बाद से शास्त्र ये कहते हैं कि लॉर्ड शिवा ने बहुत सारी चीजों को एस्ट्रोलॉजी से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो आप कोई भी चीज विश्वास से नहीं कह सकते। ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए किया उन्होंने, हमारे अपने लिए किया। और अब इक्वेशन ज्यादा है तो हमारी इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसमें बनते हैं। तो आप न्यूमरोलॉजी में कभी विश्वास से ये नहीं कह सकते कि जी मेरा तो 4, 5, 7 है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, उसमें आपका प्रिडिक्शन है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। न्यूमरोलॉजी छोटा है मगर सटीक है। आपको एक दिन में समझ में आ जाएगा ग्रिड देख के कि इस बंदे के साथ क्या हिसाब है। बट एस्ट्रोलॉजी जितनी गहराई तक जाता है, न्यूमरोलॉजी नहीं जा सकता। एस्ट्रोलॉजी तो सागर है। थैंक यू सर। जी, मेरा CNDN 2 और 9 है, तो आपको तो रचना जी डरने की जरूरत ही नहीं है। आप तो जो चाहे बिजनेस आप कर सकती हैं, नौकरी आप कर सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी का तो नहीं पता, वो तो ग्रिड देखना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी आप कर सकती हैं, आपके पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप बहुत सारे कामों में अच्छी होंगी। या दैट इज ट्रू सर। हाँ, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है आपको। 2 और 9 वालों के साथ बस थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि वो जिनके साथ अच्छा करते हैं पलट के उनके साथ वो समय पे साथ नहीं देते। मगर इसको आप बुरा ना माने, ये सब पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। थैंक यू सर। अरे श्री भाई ने कैसे हाई हैंड रेज कर लिया। आपको हम किसी आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे अभी रजत जी, हम देंगे जवाब ललित जी के सवाल का। हाँ, सर सवाल नहीं करना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है। जब आप हाँ, आदेश हाँ, कर देंगे तो मैं नहीं एक्सपीरियंस के लिए तो आपको हमेशा जो है जी बताएं। सर मैं यहाँ पे कुछ लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। आप में से कई लोग मुझे नहीं जानते हैं, कई लोग मुझे जानते हैं। आज से कुछ समय पहले मैं 0/सन्नाटा था और कई लोग कई नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं। अभी एक व्यक्ति ने पूछा, हमारे आदरणीय भाई साहब ने पूछा कि मेरी ग्रिड में 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर नहीं है, तो क्या मैं अंक ज्योतिष या ज्योतिष सीख सकता हूँ? तो उसका जवाब है आप बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आप ये आदरणीय डॉक्टर दीपक सर के चरणों में आएंगे तो आप, मेरी ग्रिड में भी 3, 4, 7 नहीं है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन मैं डॉक्टर दीपक सर के चरणों में आया तो इनके आशीर्वाद से, आज इनकी कृपा से मैं 10 से ज्यादा देशों के लोगों को ऑनलाइन मोबाइल अंक ज्योतिष पढ़ा रहा हूं, जिसका मैं पूरा श्रेय इनको देता हूं। और सिर्फ अंक ज्योतिष ही नहीं, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूं, जिसका श्रेय मैं इनको देता हूं। तो आपके पास कोई भी नंबर हो, XYZ,
अगर इनका आशीर्वाद मिल गया तो मेरे जैसे मुझसे या मुझसे बहुत आगे आप निकल जाओगे, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसको आप अन्यथा मत लें। आपके पास कोई नंबर हो कोई ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर दीपक सर का आशीर्वाद मिल गया तो आप 10 नहीं 50 देशों से ज्यादा देशों के लोगों को पढ़ाओगे। मैं इस बात को लिख के दे सकता हूं, और मुझसे बड़ा शायद यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है जो इस बात को सिद्ध कर सकता है। मेरी ग्रिड में 4 भी नहीं है, मेरी ग्रिड में 7 भी नहीं है, और मेरी ग्रिड में 3 भी नहीं है, जो जो सवाल आया था। और मैं आपको एक बात और दिल से बता रहा हूं, इनका पढ़ाया हुआ यदि आपने दिल खोल के पढ़ लिया, इसके बाद किसी भी किताब, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी अन्य गुरु से आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सर ने आज जो पढ़ाया है, मैं करीबन 1.5 साल से एमए कानपुर यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र में, वो किसी भी किताब में नहीं है, ना नारद संहिता में, ना भृगु संहिता में। मैं अगर एस्ट्रोलॉजी की कोई भी बुक उठाता हूँ उसमें नहीं है। ये बिल्कुल अनोखा कॉन्सेप्ट है, और ये सर एक ऐसी फैक्ट्री है जो ज्योतिष और अंग ज्योतिष में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो आपके दिल और दिमाग को बिल्कुल हिला देंगे। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति हैं आदरणीय गुरुदेव जो अपने से ज्यादा दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसका उदाहरण मैं हूं, मिलन सर हैं, रसूल जी हैं, ऐसे अनगिनत लोग हैं। आप आज की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, पैसा ले लेते हैं और भूल जाते हैं। हमारे गुरुदेव एक ऐसे गुरु हैं जो जो शायद जीवन भर आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे पास सवाल जवाब नहीं है, आज मैं आ गया, मुझे फील हुआ सर का बहुत दिन से आशीर्वाद नहीं मिला था तो मैं यहाँ चला आया। आपके मन में अगर 1% भी इच्छा जग रही है तो इससे बेहतर गुरु मेरी नजर में ब्रह्मांड में आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपकी स्वयं की इच्छा, अगर ब्रह्मांड चाह रहा है कि आप ज्योतिष बने, अंग ज्योतिष को समझें, तो आप इनकी शरण में आएंगे, वरना जाने कितने आते हैं और जाने कितने चले जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और अगर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ग्रुप में इतने लोग बैठे हुए हैं जिसमें मेरे भी कई स्टूडेंट हैं। अगर मैं हैंड रेस करने को कहूंगा तो जाने कितने स्टूडेंट हैं जो हैंड रेस कर देंगे कि श्रीम रजत से मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो मैं इनके माध्यम से एक मास्टर बनाऊं, एक गुरु बनाऊं जो मेरे लिए महागुरु हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं, 100% मोहर लगाता हूं, 24 कैरेट सोना। मैं 24 कैरेट सोने की बात कर रहा हूं। ये है हमारे आदरणीय गुरुदेव। एक बार आप इनके ग्रुप से जुड़ेंगे, आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। एक ऐसी लोग व्यक्ति हैं जो सिर्फ देने में बिलीव करते हैं, और जिसका साक्षात उदाहरण मैं या मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट हैं। और मैं बस इतने शब्दों में कहूंगा, क्योंकि आज मुझे ज्यादा डांट पड़ सकती है ज्यादा बोल गया तो मैं माफी चाहता हूं आप सभी को ये बताने के लिए। अगर इनका आशीर्वाद मिल गया तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। ये पारस मणि है, बस छूने की देर है। बस आप, इससे ज्यादा मैं शब्द बता नहीं सकता हूं। और मैं माफी चाहूंगा गुरुदेव, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे आना पड़ा। मुझे मालूम है कि मुझे आप बाद में डांटोगे, तो मैं माफी चाहूंगा और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को सादर प्रणाम। लोग रजत जी की बातों में ना आए। ये रजत जी जब जुड़ना चाह रहे थे तो मैंने अब 6 महीने तक तो इनको मैं परखता रहा कि नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ले चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कई बार इनका नाम आ गया है। और ये जो बता रहे हैं, दरअसल ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पहले से मुझसे ज्यादा आती थी। तो इनकी बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत करनी है, अपनी इसमें विद्या जरूर लगानी है। रजत जी, आप तो विश्वास करते हैं सर, हमने एक्सपीरियंस किया सर आपको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, काफी समय हो गया। अब जो सेशन होगा नेक्स्ट वाला, हाँ विपुल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर, मैंने पूछना था सर, एक आपसे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना है सर। जैसे हम किसी की ग्रेड एडिट करते हैं, इसका हमारे पे भार तो नहीं कोई आता है? तो भगवान के दिए को हम एडिट कर रहे हैं? नहीं, वो भगवान, आप बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बिना भगवान की मर्जी के तो आप एडिट नहीं कर सकते। उसका समय आया है तो वो आपके पास आया है, पहली बात। दूसरी बात ये
कि आपको ज्यादा हीरो नहीं बनना है, आपको ये नहीं मानना है कि आप कर रहे हो। जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई आप कर रहे हो तो उसका भार आपको उठाना है, ठीक है। डॉक्टर ना अपने अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं करता है, आप भी किसी से भी इमोशनली अटैच ना हो। अगर इमोशनली अटैच हो रहे हैं, जैसे अपने बच्चों का है, तो अपने बच्चों के लिए आप मिलिंद जी को बोल दें, कंवर जी को बोल दें कि भाई आप जो है इसको मेरे बच्चों का करके दे दे। नाई जैसे अपने बाल नहीं काट सकता ना, अपने परिवार का नहीं करना है आपको। जब भी आप क्लाइंट से इमोशनली अटैच हो गए तो तुरंत उस केस को वहां पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके कर्मों का भार आपको उठाना है। जैसे किसी का कोई लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर हम उसका कोई उपाय करते हैं तो उसका बस एक बार यही है, अभी वो हमारे पास आया शायद उससे सही हो रहा है, पर उसका आप इफेक्ट क्यों तो कर नहीं रहे हैं भाई पड़ेगा। विपुल जी, आप क्यों जैसे उसका उपाय भगवान करेंगे? का उसकी उपाय आपकी विद्या कर रही है, जो गुरु ने पढ़ाया है उसके हिसाब से आप उपाय कर रहे हैं। आप कौन सा धरती खोद के उसको पानी निकाल के दे रहे हैं? आप कौन करने वाले हैं? आप तो निमित्त मात्र हैं, विद्या कर रही है। हाँ ठीक है, बस लेकिन जिस इतना दिन बाहर ना आए हम उसका। जिस दिन आप करेंगे तो भार उठाना पड़ेगा, समझ गया। और जिस दिन इमोशनल विद्या जहाँ करेगी, जिस दिन विद्या करेगी तो भार विद्या उठाएगी। तो जिस दिन सेंटर में मैं आ गया फिर भार उठाना पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक गुरु है। जी, Thank you. जी ललित जी बताइए। मैं बोला मेरे ग्रिड में 4 और 7 इससे आ रहा है, मतलब 4 से और देन से एसटी से। कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी रजत जी ने बताया ना, आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में तो 1% दिक्कत है ही नहीं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना होगा आपका तो आपके ग्रिड को बैलेंस किया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना नहीं, मेरे को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मैं न्यूमरोलॉजी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकता हूँ। कोई 3 भी बन मिसिंग है सकता है। मेरा, 5 न्यूमरोलॉजी के लिए नहीं, न्यूमरोलॉजी के लिए कोई बाध्यता नहीं। नहीं तो न्यूमरोलॉजिस्ट को कोई भी बन सकता है। 2 टाइम्स 4 है मेरे इसमें और 1 टाइम 7 है। हाँ हाँ, आप तो अच्छे बन जाएंगे और बढ़िया बनेंगे, मगर न्यूमरोलॉजी के लिए कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं। 3, 5 और 8 मिसिंग है। चिंता ना करें, आप आगे के सवाल ना पूछें, आप बिल्कुल चिंता करें, ये तो सब चीजें आपके सामने आएंगी, अभी बहुत डिटेल में आएंगी, तो हम बहुत बेसिक लेवल पे खड़े होते हैं। ठीक है, सबका धन्यवाद। और बड़ा आनंद आया नए बैच के साथ में। ये आनंद इसलिए भी ज्यादा आया कि पुराने बच्चे आ गए आज। आगे के जो सेशन होंगे आप लोगों के साथ डिफरेंट होंगे, ये लोग अब आपको नहीं मिलेंगे। गौरव जी बैठे हैं, ये सब लोग सॉफ्टवेयर के आदमी हैं भैया, ये सब बड़े आदमी हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बना देते हैं लोग। तो आप लोग ऐसे ग्रुप से जुड़ने वाले हो, मैं तो फैसिनेटेड है मेरे लिए आप लोगों से जुड़ के, कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। सबसे बड़ी जो आपकी इसमें जो एक आपका एसेट है वो यही है कि आप लोग बड़े बड़े अच्छे। बात यह है कि हमारे साथ में लो वाइब्रेशन वाला आदमी आता नहीं, आता है तो निकल लेता है। तो इसीलिए आप चिंता ना करें, ग्रुप में आपको बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए फिर अगली आपकी जो अगली क्लास होगी इस बैच की, वो मंडे को नहीं होगी। मंडे को हमने बाल जो अपना ग्रुप है उसमें 14 साल से जो बड़े बच्चे उनका सेशन रखा है। जिनके भी बच्चे हैं 14 एंड अबव वाले उस सेशन को जरूर अटेंड कराएं। और मिलिंद जी एक ग्रुप बना लेंगे अभी, वो सारे बच्चे जो हैं आपके महाराष्ट्र वाले वो सारे बच्चे भी आएंगे। तो इस जो बैच अपना न्यूमरोलॉजी का है इसका सेशन ट्यूसडे को होगा। फिर उसके बाद कंवर डिसाइड कर लेंगे कि आगे का शेड्यूल कैसे चलना है, मैं बात कर लूंगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार राधे राधे गुरु जी। थैंक यू वेरी मच सर। राधे राधे गुरुजी।